हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उत्सर्जन पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का जो बायो का चौथा चैप्टर है भारतीय भवन का, उसी को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, कभी कभार 1-2 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जी पदार्थ, सबसे पहले उत्सर्जी पदार्थ, इसको अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ बाहर में जो हम लोग कूड़ा कर फेंकते हैं, जैसे किचन में कुछ सामान, सब्जी का छिलका वगैरह बच गया, वो नहीं है। ये आपके शरीर के अंदर है, आपके बॉडी के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसी को हम उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं। तो देखेंगे शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाएं का मतलब आप सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, तो उस भोजन के पचने से ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा से फिर हम आप कार्य करते हैं। तो ये जितने क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती है। तो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण हो जाता है। क्या होता है बच्चों? अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण हो जाता है। यह अपशिष्ट पदार्थ शरीर के लिए बहुत ही विषाक्त और हानिकारक होता है। ये देखो, आप सुने होंगे कि अगर किसी व्यक्ति का जो है पेशाब, मूत्र का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पेशाब अगर सही से नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगता है, पूरा शरीर उसका सड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि ये उसके शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ बना, वो उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकला, और वो उत्सर्जी पदार्थ शरीर के लिए क्या है? विषाक्त है। तो शरीर के उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनता है, वे सारे उत्सर्जी पदार्थ जो शरीर के लिए विषाक्त है, हानिकारक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में कुछ अनावश्यक, जिसकी हमें आवश्यक नहीं होती है, निर्माण होता आवश्यक पदार्थ का, अनावश्यक जो शरीर के लिए विषाक्त और हानिकारक होता है, यह पदार्थ क्या कहलाता है? उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। अब यही उत्सर्जी पदार्थ को, मतलब उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप आपके शरीर में जो भी उत्सर्जी पदार्थ बना, उस उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, वो आपका क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। समझ में? मतलब जब आप पेशाब करते हो या टॉयलेट करने जाते हो, तो क्या होता है? शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो अब क्या देखे आप कि विषाक्त पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकलने की ये जो प्रक्रिया है, ये क्रिया है, क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो आज बेसिकली हम लोग यही प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, उत्सर्जन के बारे में, और देखेंगे ऐसे ऐसे कौन से तत्व हैं जो शरीर को विषाक्त बना देता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, उत्सर्जन, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। देखो, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो निर्मित होता है, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित मतलब बना हुआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, मतलब शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए, मनुष्य में उत्सर्जन अंग, देखो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के उत्सर्जन अंग आते हैं। जैसे आगे पढ़ेंगे भी, पादप कैसे उत्सर्जन करता है, पादप को देखे कभी उत्सर्जन करते हुए। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मनुष्य में उत्सर्जन अंग। मनुष्य में देखो, अपशिष्ट पदार्थों को जो बाहर निकालने के लिए जितना सिस्टम काम करता है, वो सारा का सारा सिस्टम क्या है? आपका उत्सर्जन अंग है, पूरे का पूरे। शुरू होती है किडनी से। किडनी मतलब वृक्क, किडनी को क्या बोलते हैं बच्चों? वृक्क। वृक्क और उससे संबंधित रचनाएं, वृक्क से जुड़ा हुआ क्या हो सकता है? आपका मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग, हाइलम, ये सारी चीजें जो भी है, वृक्क और वृक्क से संबंधित रचनाएं, ये सभी रचनाएं मनुष्य का उत्सर्जी अंग कहलाता है। ठीक है, जरा एक बात बताओ बच्चों, आपने सुना होगा किडनी खराब हो गया, मतलब वृक्क खराब हो गया, क्यों? शराब बहुत ज्यादा पीता था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, शराब है क्या? अपशिष्ट पदार्थ ही है, बुरी पदार्थ है, मादक है, और उसको बार बार शरीर पे डालते गए। किडनी का काम है कि खराब पदार्थ को फिल्टर करके शरीर से निकालना, और आप बार बार देते गए उसको शराब, तो उसको काम क्या हो गया? ज्यादा पड़ गया। मान लो आपको जितना काम करने की क्षमता है, उससे ज्यादा देते जाए तो आपका क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। वही साथ किडनी के साथ होता है, वही चीज। मतलब जब आप बहुत ज्यादा शराब वगैरह पीने लगते हो, तो किडनी का जो काम है फिल्टर करना शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए, वो ज्यादा वर्कलोड होने के कारण धीरे धीरे वो काम ही करना बंद कर देता है। तो बोलते हैं क्या हो गया? वृक्क खराब हो गई, किडनी खराब हो गया।
यहाँ तक बातें समझ में आई बच्चों? तो देखेंगे हम लोग, मनुष्य में वृक्क तथा उससे संबंधित अंग उत्सर्जन अंग कहलाता है, जिसमें मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग होता है। प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है, मतलब 1 पेयर ऑफ किडनी होती है, जिसकी आकार सेम के बीज के आकार का होता है। सेम का बीज आप लोगों ने देखा होगा, लंबा करके चौड़ा करके एक बीज होता है, जिसको हम लोग सेम का बीज कहते हैं, जिसका आकार सेम के बीज के आकार का होता है। वृक्क करीब 10 सेंटीमीटर लंबा। वृक्क का अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो वृक्क, देखो सबसे बड़ी बात, मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क, 2 किडनी होती है। एक जोड़ा मतलब 2 किडनी होती है पेट के दोनों ओर। आपका जो पेट है उसका जो कमर वाली हड्डी है, जहां आप बेल्ट पहनते हो, अगर आप जींस वगैरह पहनती हो या पहनते हो, तो उस बेल्ट जहां लगाते हो, जो हड्डी है उस हड्डी के ऊपर रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये इसका आकार जो होता है ना, ऐसा होता है बच्चों, आप बुक में देखोगे खोल के, ठीक है, सेम के बीच के आकार का होता है, ठीक है। तो अब वो प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। अब इसके आकार सीम की बीज के आकार का है। वृक्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और 2.5 से 4 सेंटीमीटर वृक्क जो है मोटा होता है। तो ये आपका था बच्चों, आपका वृक्क। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये नेफ्रॉन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन क्या है तथा इसकी संरचना का सचित्र वर्णन करें। देखो नेफ्रॉन, जैसे हम लोग जानते हैं कोशिका क्या है। कोशिका का अगर मैं डिफिनेशन पूछूंगा तो क्या बताओगे कि किसी भी जीव के शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। उसी तर्ज पे, क्योंकि हर एक अंग की कोशिका अलग अलग होती है, ठीक है। तो वृक्क मतलब जो किडनी है, किडनी की कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो किडनी मतलब वृक्क, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की कोशिका है। तो यह कोशिका किस प्रकार का है? ये भी क्या है? ये कोशिका ही है। ये कैसा कोशिका है? वृक्क की कोशिका है। तो इसीलिए बोलेंगे वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क नलिका नेफ्रॉन का ही हिंदी नाम है। तो यहाँ पर देखिए, वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं बच्चों? नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। याद रखिएगा, प्रत्येक किडनी में, जैसे 2 किडनी है तो प्रत्येक किडनी में कितना नेफ्रॉन होती है? 10 लाख नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन की संरचना एक कच्चा सा चित्र मैं बना के दिखाया हूँ, आपके बुक में है, देख लीजिएगा। इस तरह का एक संग्राहक नली होती है। यहां पर जो है एक कुंडलित भाग बनता है, इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित भाग। और इसकी शुरुआत देखो, एक प्याले जैसी रचना, प्याला मतलब कप जैसा एक रचना है यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं वोमेन संपुट। यहां से शुरू होती, इसके बाद जो है ये समीपस्थ कुंडलित भाग है, ये दूरस्थ कुंडलित भाग है। इसके नीचे जो है अधिरोही चाप, नीचे की ओर आ रही है, ये अधिरोही चाप, और ये ऊपर की ओर जाता है तो अवरोही चाप बनाता है। अधिरोही चाप, अवरोही चाप, और इन दोनों के बीच एक चाप बनती है, ये पतला सा भाग में, जिसको हम लोग हेलने की चाप कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो है प्रत्येक वृक्क नलिका मतलब किडनी अंत में जाके मूत्रवाहिनी में खुलती है। तो यही इसकी संरचना है। देखिए, प्रत्येक वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन की शुरुआत प्याले जैसी रचना से होती है, जिसे वोमेन संपुट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वोमेन संपुट कहते हैं। जो देखिए, संग्राहक नलिका तथा वोमेन संपुट, संग्राहक नलिका ये वाला और वोमेन संपुट ये वाला, इन दोनों के बीच हेलने की चाप है। बहुत सारी बातें बताए अभी आपको। ये जो है शुरू होती कहाँ से? वृक्क नलिका, तो इसके नजदीक में ये मुड़ा हुआ भाग है, तो इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित भाग। ये दूर में मुड़ा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित भाग। ये देखो, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो इसको बोलते हैं अधिरोही चाप, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो इसको बोलते हैं अवरोही चाप। इसके बीच वाला भाग मतलब अधिरोही चाप और अवरोही चाप के बीच का भाग जो है हेलने की चाप कहलाती है। अब अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो, ये नेफ्रॉन की संरचना मतलब फिगर पूछा जाता है 5 मार्क्स में, तो आपको फिगर बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत आसान है, ठीक है। अब आपको मैं पूछूं कि वृक्क के कार्य क्या है, मतलब शरीर में किडनी का क्या कार्य है, ठीक है। क्या पूछूं बच्चों? वृक्क के कार्य।
तो ध्यान दीजिएगा, जब वृक्क के कार्य करते कहते हैं तो जनरली हम लोग जानते हैं वृक्क क्या करता है, शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है, उत्सर्जन अंग है। तो ये उत्सर्जी पदार्थ है क्या क्या बच्चों, तो सबसे पहले शरीर में अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करता है। किस चीज के, अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला है शरीर में लवण की मात्रा को संतुलित करता है, मतलब नमक अगर शरीर में ज्यादा हो जाए उसको बाहर निकालने में मदद करती है। तीसरा पॉइंट हो सकता है बच्चों, शरीर में अम्ल, लवण और भस्म भी होती है कुछ कुछ चीजें, तो इन सबको नियंत्रित करता है, जिसको हम लोग क्षार भी बोलते हैं। अगला है शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। किस चीज को, जल की मात्रा को। शरीर में अगर जल अधिक हो जाए तो पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। ये सारा कार्य क्या है आपका, किडनी का है। इसके अलावा अम्ल जल अलावा के अलावा अन्य उत्सर्जी पदार्थों को भी नियंत्रित करता है, अन्य उत्सर्जी पदार्थों को नियंत्रित करता है। तो हम लोग देखें कि किडनी का क्या कार्य है, अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करता है, जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके अलावा ही किडनी जो है आपका शरीर में अन्य जो उत्सर्जी पदार्थ हो जाती है उसको भी शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर को स्वच्छ बनाए रखता है, ताकि कोई भी बीमारी हमें यानी बीमारी अपशिष्ट पदार्थों के कारण ना हो। ये काम कौन सुनिश्चित करेगा, किडनी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हीमोडायलिसिस क्या है और यह कैसे कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 5 मार्क्स के प्रश्न में अक्सर पूछा जाने वाला यह जो है प्रश्न है। कभी कभार 2 मार्क्स में पूछ लेता है, तो उसको कैसे लिखना है उस चीज को भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो हीमोडायलिसिस, ठीक है, यह क्या चीज है। सबसे पहले ये जानो कि अगर हमारी किडनी काम करना बंद करे या अच्छे से काम ना करे तो किडनी का काम क्या है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। अम्ल, लवण, यूरिया, नाइट्रोजनी पदार्थ जो भी है सबको शरीर से बाहर निकालना। यदि हमारा किडनी ही काम ना करे तो वो सारा अपशिष्ट पदार्थ धीरे धीरे हमारे रक्त में मिल जाएगा, खून में मिल जाएगी, और खून खराब हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि अगर किडनी सही से काम ना करे तो हमारा प्रभावित सबसे पहले क्या होता है, हमारा रक्त होता है, हमारी ब्लड होती है। तो ब्लड में क्या होता है, हमारा नाइट्रोजनी पदार्थ मतलब उत्सर्जयी पदार्थ जमा हो जाता है। तो उसी चीज को मतलब जब वृक्क सही से काम ना करे, वृक्क मतलब किडनी सही से काम ना करे तो एक कृत्रिम मशीन मतलब वैज्ञानिक के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाए गए मशीन के द्वारा रक्त को साफ करना, ऐसे साफ करने का काम किडनी का है। लेकिन अगर किडनी सही से काम ना करे तो एक कृत्रिम मशीन के द्वारा रक्त की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो वही चीज लिखे हैं, वृक्क का सुचारू रूप से काम नहीं करने पर, वृक्क अगर किडनी अगर सही से काम ना करे, वृक्क को सुचारू रूप से काम नहीं करने पर डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस कहलाता है। अगर 2 मार्क्स में पूछे तो इतना ही लिखना है, सीधा पूछेगा हीमोडायलिसिस क्या है, तो वृक्क को सही से काम नहीं करने की स्थिति में एक कृत्रिम मशीन, डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस कहलाता है। पहला पैराग्राफ में हम लोग थोड़ा मशीन के बारे में जानते हैं। डायलिसिस मशीन कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है, मतलब कृत्रिम वृक्क, जिस तरह किडनी है वो तो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, गॉड का, लेकिन अगर किडनी काम ना करे तो किडनी के तरह काम करने वाला यानी साफ करने वाला शरीर के रक्त को, तो कृत्रिम वृक्क हो गया। तो कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है कौन, डायलिसिस मशीन। इस मशीन में एक टंकी लगी होती है जिसे हम लोग डायलाइजर कहते हैं, एक चौड़ी टंकी होती है, ठीक है, इस तरह का, जिसे हम लोग डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर में डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरी रहती है। क्या रहता है बच्चों, डायलाइजर में भरा हुआ डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरी होती है। इस तरल पदार्थ मतलब डायलिसिस फ्लूइड में ही सेलोफोन से बनी एक रचना लटकते रहती है। सेलोफोन एक पदार्थ होता है जो डायलिसिस फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, इस पर सेलोफोन की बनी एक रचना लटकते रहती है और जो विलय को ही विसरण होने देता है, मतलब सभी पदार्थ को आर पार जाने नहीं देता है। कौन चीज, ये जो सेलोफोन की रचना डायलिसिस फ्लूइड में होती है वो सिर्फ केवल विलय को ही विसरण होने देता है।
तो ये था मशीन के बारे में। अब जानते हैं हीमोडायलिसिस प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, अगला पैराग्राफ में लिखे डायलिसिस के समय, मतलब जब रक्त की शुद्धिकरण करना होता है हॉस्पिटल में, तो डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी, शरीर का एक नस होता है धमनी और सीरा, आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो देखो आई बटन पे दिख रहा है, उस आई बटन से इसको पढ़ लो। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त धमनी द्वारा निकालकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, परंतु एक विशिष्ट प्रतिस्कंदक के द्वारा। विशिष्ट प्रतिस्कंदक मतलब एक मशीन हो सकती है या केमिकल हो सकता है, विशिष्ट प्रतिस्कंदक के द्वारा। देखो 0 डिग्री सेल्सियस तक अगर ठंडा करेंगे तो पानी भी बर्फ में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। अगर रक्त को 0 डिग्री तक ठंडा करेंगे तो क्या होगा, जम जाएगा। लेकिन एक विशिष्ट मतलब विशेष प्रकार की मशीन के द्वारा उसे जमने नहीं देता है। 0 डिग्री सेल्सियस तक तो ठंडा करते हैं रक्त को, लेकिन जमने नहीं देते हैं, उसको तरल अवस्था में ही रखा जाता है। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किए हुए रक्त को क्या करते हैं, पंप की सहायता से डायलाइजर में, ये जो टंकी थी उसमें भेज दिया जाता है। अब जब रक्त डायलाइजर में चले जाता है तो जितना भी रक्त में अशुद्ध पदार्थ था, नाइट्रोजनी विकार थी, लवण रहे, क्षार रहे, कुछ भी रहे, तो सारा नाइट्रोजनी विकार, रक्त का नाइट्रोजनी विकार कहाँ चले जाता है, डायलिसिस फ्लूइड में चले जाता है। जब डायलिसिस फ्लूइड में रक्त का नाइट्रोजनी विकार चला गया तो बचा क्या, रक्त। ठीक है, तो इस प्रकार शुद्ध किए हुए रक्त को पुनः शरीर के तापमान पर, शरीर का तापमान कितना होता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फिर से शरीर के तापमान पर लाया जाता है और फिर उसे एक सीरा द्वारा, एक पंप द्वारा, सीरा, धमनी और सीरा बताए दो रक्त है, धमनी से निकाले थे, सीरा द्वारा शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार जो है हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो आप लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझ लिए। अंतिम 2 प्रश्न बच गया छोटा छोटा। पादप में उत्सर्जन क्या है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे अभी। अब देखिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पादप में उत्सर्जन, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है 3 मार्क्स में। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं मूत्र की संरचना। देखिए मूत्र में साधारणतः मतलब पेशाब में साधारणतः 3 चीजें होती है, जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड NaCl विद्यमान होता है, जिसमें 96% जल, 2% यूरिया होता है आपके पेशाब में, तथा 2% अन्य पदार्थ जिसमें आम्ल या NaCl शामिल होती है। अब देखिए रक्त में, ये यहां भी ऑब्जेक्टिव है, रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा अगर 100 ml रक्त है तो 2 से 3 मिलीग्राम, ग्राम नहीं, 100 ml रक्त में 2 से 3 मिलीग्राम क्या होता है आपका, यूरिक अम्ल होता है। यही यूरिक अम्ल शरीर को विनाश करता है, बर्बाद करता है बच्चों। अगर यूरिक अम्ल शरीर में से बाहर ना निकले तो संपूर्ण सिस्टम ही खत्म, बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा 100 ml रक्त में 2 से 3 मिलीग्राम होता है। मनुष्य प्रतिदिन 1.5 से 2 ग्राम यानी 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, अब देखिए आप एक और ऑब्जेक्टिव है, मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, तो देखो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, तो मूत्र में उपस्थित एक रंजक होती है जिसका नाम है यूरोक्रोम, उसी के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। लास्ट प्रश्न में आते हैं पादप में उत्सर्जन। जैसे आपके पास उत्सर्जन के लिए किडनी है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है, पादप में ऐसा कुछ नहीं है। तो जंतु के तरह पादप में उत्सर्जन का कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है। पौधे निम्न तरह से उत्सर्जन करते हैं। पहला तरीका पौधा क्या क्या है, रंध्र द्वारा CO2 तथा वाष्प का उत्सर्जन होता है। पौधे के प्रत्येक भाग में रंध्र होती है, छोटी छिद्र जिसे स्टोमाटा कहते हैं, उसके द्वारा वो क्या करता है, CO2 और वाष्प का उत्सर्जन करता है। दूसरा पॉइंट, पत्तियों को गिराकर, देखो पौधे में जब बहुत सारी उत्सर्जी पदार्थ जमा हो जाती है, वो सारे उत्सर्जी पदार्थ को किसी पुरानी पत्ती में जमा करता है और वो पत्ती जो है, वो पत्ता हरा रंग से पीले रंग में बदल जाता है, क्योंकि वहां उत्सर्जी पदार्थ जमा हो जाता है और धीरे धीरे उसको पौधा गिरा देता है। तो मतलब उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल गया, कैसे, पत्तियों को गिराकर। उसी तरह लस्सा टाइप का, गोंद टाइप का आपने पौधे में देखा होगा, वो भी उत्सर्जी पदार्थ ही है, जिसको हम लोग टैनिन, रेजिन या गोंद कहते हैं। इसके निर्माण के द्वारा भी पौधे क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। विसरण की क्रिया द्वारा होता है, या पत्तियों में लेटेक्स, लो एका टो एका कोसोजन जो
लेटेक्स का निर्माण करके हम लोग क्या करते हैं, यानी पौधे में उत्सर्जन होता है। तो इस तरह से हम लोगों का उत्सर्जन चैप्टर पूरी तरह से बच्चे खत्म हो गया। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, सोचे नहीं, तुरंत सब्सक्राइब करें।